आज हम द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभाव और परिणामों के बारे में अध्ययन करेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध लगभग 6 वर्ष तक चला। ये मानव इतिहास का सबसे क्रूर, भयानक और विनाशकारी युद्ध था। इसका विश्व के राजनीतिक और भौगोलिक परिवेश पर व्यापक प्रभाव पड़ा। इसके जो प्रमुख प्रभाव और परिणाम हैं, उनमें पहला आता है परमाणु युग का सूत्रपात। संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक वायुयान से 6 अगस्त को हिरोशिमा और बाद में नागासाकी पर अणु बम गिराए। इनका इतना प्रभाव हुआ कि दोनों नगरों की 90% इमारतें और लगभग जनसंख्या खत्म हो गई। तो इस युद्ध के साथ ही परमाणु युग का सूत्रपात हुआ और इसके बाद में प्रत्येक देश परमाणु शस्त्रों के निर्माण में जुट गया। दूसरा जो है वह 2 विचारधाराओं में विभाजित विश्व है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद में जो विश्व है 2 विचारधाराओं में बंट गया। एक विचारधारा अमेरिका की थी और दूसरी विचारधारा सोवियत रूस की थी। अमेरिका पूंजीवाद और लोकतंत्र का समर्थक था, जबकि सोवियत रूस साम्यवाद का समर्थक था और वो पूरे विश्व के अंदर साम्यवाद को प्रसारित करना चाहता था, जबकि अमेरिका पूंजीवाद को प्रसारित करना चाहता था। इस प्रकार विश्व 2 विचारधाराओं में विभाजित हो गया। तीसरा जो परिणाम है वो जर्मनी का 2 भागों में विभाजन। द्वितीय विश्व युद्ध के लिए जर्मनी को सबसे ज़्यादा जिम्मेदार माना गया। अतः मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी को शक्तिहीन करने के लिए उसे 2 भागों में विभाजित कर दिया, पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी। पश्चिमी जर्मनी के क्षेत्र का एकीकरण करके 21 सितंबर 1949 को जर्मन संघीय गणतंत्र बना दिया गया। पूर्वी जर्मनी, जो कि रूसी प्रभाव में था, 7 अक्टूबर 1949 को जर्मनी प्रजातंत्रात्मक गणराज्य के रूप में स्थापना कर दी गई। इसकी राजधानी जो बर्लिन थी, उसके बीचों बीच दीवार खड़ी कर दी गई। लेकिन सोवियत संघ के विघटन के बाद 1990 में पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी का पुनः एकीकरण हो गया। अगला जो कारण है, जो परिणाम है, वह है राष्ट्रीय भावना की निर्बलता। वैज्ञानिक प्रगति द्वारा मनुष्य ने देश और काल पर विजय प्राप्त कर ली। अब भाषा, धर्म, संस्कृति का भेद जो था वो कम हो गया, उसका महत्व कम हो गया। अब राष्ट्र भावना के स्थान पर राष्ट्र हित के लिए विश्व स्तर पर संगठित होकर आगे बढ़ने की भावना विकसित होने लगी। यही कारण है कि समान विचारधारा वाले राष्ट्रों द्वारा विभिन्न संगठन बनाकर विकास और उन्नति की राह खोजने लगे। यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो राष्ट्रीय भावना या जो उग्र राष्ट्रवाद था वो कम हुआ और दुनिया नज़दीक आने लगी। एक देश दूसरे देश के नज़दीक आने लगे। जो भाषा, नस्ल, धर्म और संस्कृति के आधार पर भेदभाव था वो कम होने लगा। लेकिन वर्तमान में ये पुनः जोर पकड़ने लग गया है। फिलहाल कुछ देश राष्ट्रवाद, भाषा, धर्म और नस्ल के आधार पर फिर से सक्रिय हो गए हैं और इसको महत्व देने लगे हैं। अगला जो प्रभाव और परिणाम है वो है सर्वसत्तावादी शासन की स्थापना पर बल। अब आर्थिक जो नीतियां थी उनको महत्व दिया जाने लगा और सत्ता का जो रूप है वो सर्वसत्तावादी, यानी सभी प्रकार के लोगों को सत्ता के अंदर शामिल किया जाए, इस तरह की विचारधारा हो गई। और अनेक देशों के अंदर कई कई राजनीतिक पार्टियां स्थापित हुई, जिससे एक तरह की सत्ता स्थापित न हो, एक तरह की कोई तानाशाही स्थापित नहीं हो, तो सर्वसत्तावादी शासन पर बल दिया गया। अगला जो प्रभाव है वो है यूरोपीय प्रभुत्व का अंत। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले दुनिया के ऊपर यूरोप के जो देश थे, मुख्यतः ब्रिटेन और फ्रांस, उनका प्रभुत्व था और उन्हीं के अनुसार दुनिया का संचालन होता था, क्योंकि ब्रिटेन का लगभग पूरी दुनिया पर कहीं न कहीं अधिकार था, प्रभाव था, व्यापारिक प्रभाव था, आर्थिक प्रभाव था, राजनीतिक प्रभाव था। लेकिन इस विश्व युद्ध के बाद इन देशों का पतन हो गया और इनका आर्थिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, सैनिक दृष्टि से सभी तरह से पतन हुआ। तो अब जो यूरोपीय प्रभुत्व था उसका अंत हो गया और उसकी जगह
जो विश्व का नेतृत्व है दो महाशक्तियों के हाथ में आ गया, अमेरिका और सोवियत रूस। शीत युद्ध का प्रारंभ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो दो महाशक्तियां थे, अमेरिका और सोवियत रूस, उनके बीच में प्रत्यक्ष युद्ध न होकर एक तरह से अप्रत्यक्ष युद्ध चल पड़ा, जिसको शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। और विश्व दो खेमों में विभक्त हो गया और दोनों गुट अपना प्रभुत्व स्थापित करने में जुट गए और विश्व के विभिन्न जो देश थे उनको अपनी अपनी विचारधारा से जोड़ने का कार्य करना शुरू कर दिया। इससे दोनों गुटों के बीच में एक तनाव पैदा हुआ और इस तनाव को शीत युद्ध के नाम से जाना गया, जिसमें एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना, राजनीतिक कुप्रचार करना शामिल था। ये एक प्रकार का अप्रत्यक्ष युद्ध था, लेकिन वर्तमान में ये परिणाम भी खत्म हो गया क्योंकि जो सोवियत संघ था उसका विघटन हो गया। अगला जो परिणाम है द्वितीय विश्व युद्ध का या प्रभाव है वो गुट निरपेक्ष था। जब विश्व दो भागों में विभाजित हो गया, पूंजीपति और जो साम्यवादी व्यवस्था थी या अमेरिका और सोवियत रूस के बीच, तो इसी दौरान जो देश आज़ाद हुए उन्होंने इन दोनों ही शक्तियों का सहयोग लेने का प्रयत्न किया और किसी भी एक गुट में शामिल न होकर उन्होंने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई, यानी दोनों ही गुटों से बराबर की दूरी रखी। और इनमें से जो ज़्यादातर देश थे वो अफ्रीकी एशियाई देश थे जो अभी अभी स्वतंत्र हुए थे, तो इन देशों ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई। अगला है प्रादेशिक संगठनों का विकास। प्रादेशिक संगठनों का विकास भी दोनों महाशक्तियों से संबंधित है। दोनों महाशक्तियों ने अलग अलग प्रदेशों के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए अपने संगठन बनाए और इनमें से नाटो और सीटो जो संगठन है वो प्रमुख हैं। नाटो है वो अमेरिका समर्थित था, जबकि सीटो है वो सोवियत संघ समर्थित था। इन्होंने अपने अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए इस तरह के जो प्रादेशिक संगठन थे उनका निर्माण किया। द्वितीय विश्व का जो सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव था वो ये था कि जो एशिया और अफ्रीका के देश थे उनमें एक नव जागृति आई, स्वतंत्रता के प्रति उनके अंदर नए विचार हुए और इन देशों को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। तो एशिया और अफ्रीका के देश आज़ाद हुए, स्वतंत्र हुए और ये परिणाम भी द्वितीय विश्व युद्ध का था, क्योंकि एशिया और अफ्रीका के देशों पर लगभग यूरोप के देशों ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर रखा था और इस विश्व युद्ध के अंदर यूरोप के देशों का प्रभुत्व का अंत हो गया, जिसका परिणाम ये रहा कि बहुत से देश आज़ाद हो गए और इनको स्वतंत्रता प्राप्त हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के भीषण नरसंहार और नुकसान को देखने के बाद में दुनिया के जो नेता थे, जिनमें ब्रिटेन के चर्चिल, रूजवेल्ट और स्टालिन, इन लोगों ने मिलकर दुनिया के सामने एक संगठन बनाने का प्रस्ताव रखा या एक संगठन बनाने की योजना बनाई, जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ कहा गया। और इसका कार्य था कि मानव जाति की रक्षा और शांति को स्थापित किया जाए। इसके अलावा बाद में इन्होंने आर्थिक और सामाजिक जो मुद्दे थे उनको भी संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर शामिल कर दिया और 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का जो नियम है, विधान है, वो लागू कर दिया गया। शुरुआत में इसमें 51 सदस्य थे, वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 193 है। मानवतावादी जीवन दर्शन। युद्ध के बाद में मानवतावादी जीवन दर्शन प्रभावी हुआ। मानव की स्वतंत्रता तथा उसका कल्याण ही तमाम राजनीतिक क्रियाओं का प्रवर्तन लक्ष्य रखा गया। यानी अब ये तय किया गया कि सभी जो राजनीतिक दल हैं, सभी राजनीतिक जो कार्यक्रम में हैं, उनका जो मुख्य बिंदु है, मुख्य लक्ष्य है, वो ये लक्ष्य है कि मानव की स्वतंत्रता तथा उसके कल्याण के लिए कार्य किए जाएं। युद्ध की संभावनाओं को मिटाने की आवश्यकता अनुभव की गई और इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी मानव अधिकारों की घोषणा की, जो एक महान कदम था। मध्य पूर्व और सुदूर पूर्व के महत्ता बढ़ना।
युद्ध के उपरांत एशियाई क्षेत्र, मध्य पूर्व और सुदूर पूर्व अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में निरंतर महत्वपूर्ण होते गए और इसका एक महत्वपूर्ण कारण ये था कि यहाँ पर तेल के भंडारों की खोज हुई। तो दुनिया की राजनीति के अंदर जो मध्य पूर्व और सुदूर पूर्व के देश थे उनकी महत्ता भी बढ़ गई। इसके साथ ही ये दुनिया के लिए एक संकट स्थल भी हो गए। यहाँ पर कई तरह से जो आपसी वैर है वैमनस्य पैदा हुआ। विनाशकारी प्रभाव, जब भी युद्ध होता है तो उसमें विनाश होता है, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में जन और धन की भयंकर हानि हुई और कुल मिलाकर 2 करोड़ 20 लाख व्यक्ति मारे गए, 3 करोड़ 30 लाख व्यक्ति घायल हुए और इस युद्ध में अनुमानतः 1 लाख करोड़ धन खर्च करना पड़ा। संपत्ति के जो नुकसान है उसकी बात ही अलग है कि अकेले इंग्लैंड में 1800 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, जो कि उसकी राष्ट्रीय संपत्ति का चौथा भाग था। तो कहने का सीधा सीधा अर्थ है इसमें जन धन और संपत्ति का भारी नुकसान हुआ, जिसके कारण दुनिया को ये सोचना पड़ा कि ऐसे युद्धों से कैसे बचा जाए। और उसी का परिणाम था कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। इसके साथ ही मानवतावादी जो जीवन दर्शन है उसको महत्व दिया गया और जो गुट बने हुए थे उनसे भी अलग रहने का प्रयास किया गया। निष्कर्ष रूप से अपन ये कह सकते हैं द्वितीय विश्व युद्ध एक भयंकर और विनाशकारी युद्ध था। इसके प्रभाव से कोई भी राष्ट्र बचा नहीं। राष्ट्रवाद का अंत हो गया इस युद्ध के बाद में। विश्व अब वैज्ञानिक और विकास के साथ आगे बढ़ने की सोचने लगा। जो शक्ति का केंद्र था वो यूरोप से स्थानांतरित होकर अमेरिका और रूस के पास चला गया, जो वर्तमान में चीन भी उस दौड़ के अंदर शामिल हो चुका है। अब आर्थिक विकास ही प्रमुख ध्येय बन गया और दुनिया ने ये जान लिया कि जो देश अब वर्तमान में आर्थिक और रक्षा के क्षेत्र में आगे होगा वो ही शक्तिशाली देश बन सकता है। इसलिए सभी देशों ने आर्थिक विकास को अपना प्रमुख लक्ष्य बना लिया। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना से शांति, सुरक्षा और विकास में बड़ा योगदान मिला। तो ये द्वितीय विश्व युद्ध के प्रमुख प्रभाव और परिणाम रहे। धन्यवाद।